आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं। मैं तो इस कहानी को सुनाने में दर्द महसूस कर ही रहा हूं, लेकिन जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो मेरे ख्याल से आप भी बहुत इमोशनल हो जाएंगे, आप भी बहुत दुख जाहिर करेंगे। क्योंकि एक 4 साल की एक माँ की मासूम सी बेटी, उसी के सामने उसकी माँ की हत्या कर दी जाती है और वो बेटी अपनी ही माँ को दाग देती है, मुख्याली देती है, उसका अंतिम संस्कार करती है। और जिस तरीके से उस बेटी ने 4 साल की जो बेटी थी दर्शिका, उसने पुलिस वालों को उस केस के बारे में बताया, क्योंकि वो एक अकेली चश्मदीद थी, उसी ने मर्डर होते हुए देखा था अपनी माँ का। जब पुलिस वाले दर्शिका से पूछ रहे थे कि बेटा क्या हुआ था, तो उसने एक पेंटिंग, एक कॉपी ली और उस पर एक पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया। जब वो पेंटिंग बनाती है तो वो एक लेडीज की पेंटिंग बनती है, सारी पेंटिंग बनाती है, 2 हाथ बनाती है, 2 पैर बनाती है, चेहरा बनाती है, लेकिन गर्दन के दाहिनी तरफ एक हाथ और बनाती है। यानी कुल मिलाकर 3 हाथ बनाती है एक चित्र में। अब आप सोच रहे होंगे हाथ तो 2 ही होते हैं, ये तीसरा हाथ क्यों बनाया उसने? बस यही ट्विस्ट इस कहानी में है। कहानी है झांसी की। आज मैं आप लोगों के बीच ये कहानी लेकर आया हूं और फिर से मैं एक बार कहूंगा, मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस कहानी को सुनाने में। एक मासूम सी बच्ची जिसके जीवन में ना पिता का साया रहा, ना माँ का साया रहा। अब क्या होगा उस बच्ची का, ये तो भगवान ही जाने। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। कहानी सुनाऊं उससे पहले मैं यही कहूंगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस तरीके की कहानी मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। कहानी स्टार्ट होती है झांसी से। झांसी में एक परिवार रहा करता था जिसमें एक लड़का था जिसका नाम था संजीव। संजीव खूब पढ़ा लिखा। जब पढ़ाई पूरी हो गई तो उसने एक कंपनी में, दवाई की कंपनी में एमआर के तौर पर वो काम करने लगा। अच्छी खासी सैलरी, जॉब बहुत अच्छी। अब संजीव के पिता को लगता है कि संजीव की शादी कर देनी चाहिए, तो वो संजीव की शादी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में रहने वाली सलोनी के साथ उसकी माँ से और बाप से बात करते हैं और ये शादी तय हो जाती है। फरवरी 2017 में, यानी 27 सितंबर को, 27 फरवरी 2017 को इनकी शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी के दौरान जो लड़के पक्ष था, संजीव का परिवार था, उन्होंने डिमांड रखी थी 20 लाख रुपए और एक कार की, जिस पर सलोनी के जो पिता थे उन्होंने 20 लाख रुपए तो दहेज में दे दिया और अपनी तरफ से पूरा जो भी एक पिता कर सकता है वो सारा कुछ किया शादी में। लेकिन कहीं जो संदीप का परिवार था वो इससे नाखुश था। कुछ दिनों शादी हो जाती है, कुछ दिनों तक परिवार सही चलता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद परिवार में खटपट होनी चालू हो जाती है। खटपट जो होती थी वो दहेज को लेकर होती थी, क्योंकि इन्होंने शादी में एक गाड़ी की डिमांड करी थी और वो गाड़ी बेटी वाला दे नहीं पाया, यानी सलोनी के पिता। अब इसी गाड़ी को लेकर हमेशा सलोनी के साथ अत्याचार करने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे, मारपीट करने लगे। इसी बीच कुछ दिन बीतते हैं। सलोनी कभी भी अपने माँ बाप से इस बात का जिक्र नहीं करती थी कि मुझे, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि अधिकतर लड़कियां ये चाहती हैं यदि मैं अपने महके में अपने माँ बाप से बताऊंगी तो उन्हें दुख होगा, ऐसा ना हो कहीं वो दिल पर ले लें और कोई बड़ी अनहोनी हो जाए। इसलिए सलोनी कभी भी अपने परिवार वालों को ये बातें नहीं बताती थी। इसी बीच सलोनी प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद 2020 में सलोनी एक बच्ची को जन्म देती है। सलोनी के जो सास ससुर थे, यानी संदीप के जो परिवार वाले थे, जेठ, भैया, भाभी, माँ बाप, ये सब अस्पताल में थे। जैसे ही सलोनी को एक बेटी पैदा होती है, ये सब लोग चाहते थे कि बेटा पैदा हो, लेकिन बेटी पैदा हो जाती है और ये सब वहां से मुंह बनाकर अपने घर वापस आ जाते हैं। अब धीरे धीरे फिर से लड़ाई झगड़े घर में स्टार्ट हो जाते हैं। एक बार
लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सलोनी को के परिवार वालों ने और संदीप ने जलाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही संदीप अस्पताल में उसे लेके जाता है और वहां पर ट्रीटमेंट होता है, तो एक इसके सलोनी के जो घर वाले थे वो वहां पर केस दायर कर देते हैं दहेज का और जलाने का। लेकिन इस पर संदीप थोड़ा सा डर जाता है, संदीप के घर वाले थोड़ा सा डर जाते हैं, जिसके कारण सलोनी को और सलोनी के जो माँ बाप थे उन्हें केस वापस लेना पड़ जाता है कि परिवार है, रिश्तेदारी है और बेटी का घर बर्बाद ना हो। क्या पता आगे संदीप और संदीप के परिवार वाले सुधर जाएं। इसी को देखते हुए वो अपना केस वापस ले लेते हैं। फिर से संदीप और सलोनी और उसका परिवार रहने लगता है। लेकिन कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ कितनी भी 24-12 साल नलकी में रखी, लेकिन वो टेढ़ी की टेढ़ी निकली। ऐसे ही कुछ संदीप का हाल था। संदीप फिर से अपनी उसी आदत पर आकर खड़ा हो गया। वो रोज अपनी बीवी को, सलोनी को तंग करता, दहेज के लिए उसे फोर्स करता और कहता कि अपने घर से अपने माँ बाप से कहो कि मुझे जो कार दहेज में देनी थी वो कार मुझे चाहिए। इसी को लेकर सलोनी बार बार उसे समझाती कि मेरे पापा बुजुर्ग हैं और अभी इतना हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि हम आपको कार दे सकें। इसी तरीके से सलोनी उसे समझाती रही, लेकिन संदीप के कुछ भी समझ में नहीं आया। अब दर्शिका जो बेटी थी वो बड़ी हो रही थी, लगभग 4 साल की बेटी हो चुकी थी। एक दिन अब सलोनी के 12 फरवरी 2025 आ जाता है। सलोनी के मामा के लड़के की शादी थी मध्य प्रदेश में, टीकमगढ़ में। तो सलोनी वहां जाने के लिए कहती है, जिस पर संदीप कहता है कि मुझे तो नहीं जाना आपके घर, और तुम्हें जाना तो चले जाओ, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। जिस पर सलोनी अपनी 4 साल की बेटी दर्शिका को लेकर 12 फरवरी 2025 को अपने घर चली जाती है। अब शादी की वहां पर शादी हो रही थी, सलोनी शादी में इन्वॉल्व थी। तभी संदीप का यहाँ से फोन जाता है कि यदि तुम्हें एक दिन में आ गई तो ठीक है, वरना फिर कभी भी मेरे घर की चौखट पर आप पैर मत रखना। जिस पर सलोनी बहुत डर जाती है और 16 फरवरी को वो अपने घर वापस आ जाती है। अब घर जब वापस आ गई थी, इसी पर उस दिन संदीप बाहर से आया और सलोनी से फिर से वही डिमांड, कार की, पैसों की, दहेज की। सलोनी ने समझाने की कोशिश की, जिस पर संदीप ने सलोनी को मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। सलोनी को गले से पकड़ता है और नीचे की तरफ डाल देता है। वहीं पर जो सलोनी की बेटी थी दर्शिका, वो आधी नींद में थी, लेकिन जैसे ही उसकी मम्मी को उसके पापा पीट रहे थे, तभी जो दर्शिका थी बेटी, वो उठ जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। संदीप सलोनी का पीछे से गला पकड़कर और गला दबाते चला जाता है पीटने के बाद। और जब गला इतनी देर तक दबाता है कि सलोनी की मौके पर ही हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है। अब जब संदीप होश में आता है तो उसे लगता है कि ये मेरे से क्या हो गया, और एकदम होपलेस हो जाता है। उसके दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना इसको फांसी का कारण बता दूं। वो एक रस्सी लेकर आता है, रस्सी सोनाली के गले में डालता है और पंखे से लटका देता है, और लटकाने के बाद अपने यार दोस्तों के पास सीधा बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद कुछ समय बाद आता है, आते के साथ ही थाने में फोन करता है, बताता है कि मेरी पत्नी ने खुदकुशी कर ली है पंखे से लटक कर। और जब पुलिस आती है, पुलिस भी देखती है कि हाँ, पंखे से सब लटका हुआ है। तो पुलिस सबको नीचे उतारती है और नीचे उतारने के बाद उससे पूछताछ चालू कर देती है, जिस पर वो बताता है कि सनौली गांव से आई थी, पता नहीं क्या बात हुई है, आते के साथ ही मैं घर से बाहर गया हूं और मैंने जब आकर देखा तो सलोनी का जो शरीर था वो पंखे से झूलता हुआ था, तभी मैंने आपको फोन कर दिया। इसी बीच फिर सलोनी को के माता पिता को मध्य प्रदेश टीकमगढ़ फोन लगाया जाता है। वही बात दोहराई जाती है जो पुलिस को बताई गई थी कि सलोनी ने आत्महत्या कर ली है फांसी लगाकर। अब सलोनी के माँ बाप आते हैं, वहां पर देखते हैं, रोआ राट मच जाता है, पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है, कॉलोनी में हड़कंप मच जाता है। जो 4 साल की बिटिया थी दर्शिका, वो अपने नानी नाना को देखकर नानी नाना के पास चली जाती है और नानी नाना से वो जो बताती है
जब वो नानी नाना से बताती है तो नानी नाना भी एकदम दंग रह जाते हैं कि ये लड़की ऐसा क्या बोल रही है। अब वो 4 साल की बेटी, जिसे अभी ये भी नहीं पता मर्डर क्या होता है, हत्या क्या होती है, पुलिस क्या होती है, वो अभी 4 साल में क्या जानती होगी। अब दर्शिका जो 4 साल की बिटिया थी, वो एक अपनी कॉपी निकाल कर लाती है और एक पेन निकाल कर लाती है और कॉपी पर एक पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर देती है। पेंटिंग जब नानी नाना देख रहे थे, उससे पूछ रहे थे कि बेटी क्या बना रहे हो, वो कहती है कि नानू और नानी अभी आप देखते रहो, मैं मम्मा की फोटो बना रही हूँ। अब नानी नाना को भी ये लगता है कि छोटी बच्ची है, बच्चे अक्सर पेंसिल कागज लेकर कीलम काटी उस पर करना चालू कर देते और उसी में वो खुश रहते हैं कि इसी तरीके से ये दर्शिका कर रही है। लेकिन दर्शिका ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जो मैंने आपने देखा होगा थंबनेल पर भी लगाई हुई है। दर्शिका ने एक जो पेंटिंग बनाई वो एक महिला की पेंटिंग थी। उसके हाथ बनाए, पैर बनाए, चेहरा बनाया। लेकिन आमतौर पर इंसान के 2 ही हाथ होते हैं, लेकिन दर्शिका ने उस पेंटिंग में उसके 3 हाथ बनाए। जब नानी नाना ने पूछा बेटा ये कौन है, तो दर्शिका कहती है कि ये मम्मा है, यानी मम्मी है। लेकिन बेटा इसके तो 2 हाथ थे, तुमने 3 क्यों बनाए? कि तीसरा हाथ जब वो बताती है तो एकदम नानी नाना भी चौकन्ने रह जाते हैं। वो बताती है कि तीसरा हाथ जो गर्दन पर था न, ये पापा का है। अब नानी नाना पूछते हैं कि पापा का हाथ क्यों है, ये तो तुम्हारी मम्मी है। जब वो सारी कहानी बताती है कि जब हम बारात में से आए थे तो पापा ने मम्मी को बहुत मारा, नीचे गिराया, मेरे सामने पापा ने मम्मी का गला दबाया और रस्सी से पंखे पर टांग दिया। पापा ने मम्मी को मार दिया। अब जैसे ही नानी नाना को ये बात पता लगती है, नानी नाना तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं बच्ची को लेकर और वहां पर जाकर कहते हैं कि मेरी बेटी का आत्महत्या, मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, उसकी हत्या की गई है। और ये इस बच्ची ने सब कुछ देखा, जो मेरी नाती है इसने सब कुछ देखा है और यही सब कुछ बता रही है। पुलिस वाले जब बच्ची से पूछते हैं तो जब बच्ची पुलिस वालों के सामने बताती है तो पुलिस वालों ने पूछा बेटा ये किसकी तस्वीर है? बच्ची ने फिर से वही जवाब दिया कि ये मम्मा है। लेकिन मम्मा का तो 2 ही हाथ थे बेटे। तो इस पर दर्शिका कहती है कि नहीं, मम्मा के तो 2 ही हाथ है, जो तीसरा गले पर हाथ है वो पापा का है। जो पापा का हाथ क्यों है बेटा? तब दर्शिका बताती है कि मम्मा का गला दबाकर पापा ने हत्या कर दी और फिर रस्सी लाकर पंखे पर टांग दिया। दर्शिका से पूछा जाता है कि तुम कहाँ थी? मैं उस टाइम सो रही थी, जैसे ही मैंने शोर सुना तो मैं जग गई, ये सब चीज मैंने देखा, पापा ने मम्मा को मार दिया। अब पुलिस वालों को एक एविडेंस मिल गया था। अब इसी एविडेंस को लेकर पुलिस वाले छानबीन करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर जो सोनाली थी उसकी बॉडी, उसके जो माँ बाप थे, वो बड़ा गांव गेट के बाहर एक शमशान है, वहां पर लेकर जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए, जिस पर जो बेटी 4 साल की अपनी माँ को अंतिम जो दाग होता है, जो क्रियाक्रम होता है वो करती है, वो खाली देती है। ये बड़ी अपने आप में मेरे ख्याल से भगवान आगे भविष्य में भी किसी बेटी के साथ ऐसा ना करे। 4 साल की बेटी और अपनी माँ को मुखाली दे रही है, मुखाली दे दी जाती है, फूल माला चढ़ाई जाती है, वो अपनी माँ को पकड़कर छूती है। जब ये सब अंतिम संस्कार हो जाता है तो पुलिस फिर से एक बार जो बेटी थी दर्शिका उससे पूछती है कि बेटा आप क्या करके आए हो? तो वो कहती है मैं अपनी मम्मा का अंतिम संस्कार करके आई हूँ। हालांकि वो थोड़ा तुतलाकर बोल रही थी जैसे बच्चे बोलते हैं, लेकिन जब वो बोल रही थी तो सबके सब सन्न थे, सबकी आंखों में आंसू थे कि एक 4 साल की बेटी अपनी माँ को मुखाली देकर आई है, उसका अंतिम संस्कार करके आई है। तो पुलिस वाले फिर उससे पूछते हैं कि बेटी तुमने मुखाली क्यों दी? तो उन्होंने कहा क्योंकि पापा नहीं थे, पापा ने मम्मा को मार दिया
और पापा यहाँ से भाग गए। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, पुलिस उन्हें पकड़कर जेल में डालेगी। तो इस तरीके से देखिए कैसी दर्दनाक ये कहानी है। अब जो दर्शिका है उसके ऊपर से पिता का भी साया हट चुका है, माँ का भी साया हट चुका है। हालांकि जो नाना नानी है वो दर्शिका का ख्याल रखेंगे। उन्होंने अपनी कस्टडी में लेने की मांग की है। जब सोनाली का अंतिम संस्कार हो रहा था तो संदीप के घर वाले वहां पर पहुंचे थे। जब तो इस पर जो सोनाली के माँ बाप थे उन्होंने उसे वहां से भगा दिया कि एक तो हमारी बिटिया को आपने मार दिया और उसके बाद आप यहाँ तक भी पहुंच गए। तो ये थी आज की सच्ची कहानी जो मैं आप लोगों के बीच लेकर आया, संदीप, सोनाली और दर्शिका की। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लास्ट में बस यही कहूंगा कि जैसा सोनाली और दर्शिका के साथ हुआ, भगवान ना करे किसी बेटी के साथ ऐसा हो, किसी बेटी को अपनी माँ को मुखाली देने की नौबत आए। हमेशा कहा जाता है लालच बड़ी बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। चाहता तो संदीप अपनी कमाई से, जैसी उसकी नौकरी थी, अपनी कमाई से 4 गाड़ी ले सकता था, लेकिन दिमाग में लालच भरा था कि जो भी लेना ससुराल वालों से लेना है। ससुराल वालों से जितना हो सका संदीप तुम्हें दिया, लेकिन तुमने अपने लालच की वजह से अपनी ही पत्नी का कत्ल कर दिया और एक बेटी को अनाथ कर दिया। आपने ये भी नहीं सोचा कि जो मेरी बेटी है 4 साल की, उसका क्या होगा। आप जेल में चले गए, सोनाली ऊपर भगवान के पास चली गई, रहेगी दर्शिका। नाना नानी भी कब तक जिंदा रहेंगे, उसकी क्या, जब भी वो बड़ी होगी और ये जो उसने चित्र बनाया वो देखेगी तो उस पर क्या बीतेगी। तो दोस्तों, क्राइम तो हम लोग कर देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि क्राइम का जो अंतिम पड़ाव होता है वो थाना होता है, जेल होती है, बहुत बुरा होता है, लेकिन फिर भी हम क्राइम को नहीं छोड़ रहे। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट में अपनी राय जरूर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मैं दीपक शर्मा आपसे लेता हूँ इजाज़त, फिर मिलूंगा एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और क्राइम को हमेशा दूर की नज़रों से ही देखें, कभी क्राइम का रास्ता ना चुनें। तो जय हिंद, जय भारत।